न्यू चैप्टर पढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। एनिमल accumulate ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water and ion like sodium, potassium, chloride, phosphate, sulfate। एनिमल accumulate करता है बॉडी में, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयन लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट etc। या तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान ये सब बनते हैं, या फिर अदर मीन्स में, जैसे या तो एक्सेसिंगेशन कर लें, कोई चीज़ ज़्यादा खा लेने से भी आ जाता है, कोई चीज़ हम ज़्यादा खा लेंगे तो उससे भी ये सब हो जाएगा बॉडी में। दीज सब्सटेंसेस हैव बी रिमूव्ड टोटली और पार्शियली। इन सब सब्सटेंसेस को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है पूरी रूप से या फिर पार्शियली, या फिर आधे रूप से या थोड़े बहुत रूप से। जो हार्मफुल होगा उसको पूरे तरीके से निकाल देंगे, और जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट होगी, अगर थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट होगी तो बॉडी में रखेंगे, ज़्यादा होगा तो एक्सेस अमाउंट में होगा तो उसको निकाल देंगे। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एक मेजर फॉर्म होता है नाइट्रोजनस वेस्ट का, जो एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जो एनिमल के द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जो एनिमल के द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है। अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जिसको रिमूव करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। Whereas यूरिक एसिड बीइंग लीस्ट टॉक्सिक, और यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक होता है। कैन रिमूव विद इन द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, जिसको सबसे कम वाटर लॉस में हम रिमूव कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इन अमोनोटेलिज्म। जिन एनिमल में अमोनिया का एक्सक्रीशन होता है वो उसको अमोनोटेलिज्म बोलते हैं। मेनी बोनीफिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियन, एक्वेटिक इंसेक्ट एंड आर अमोनोटेलिक इन नेचर। अब कह रहा है कि बहुत सारी बोनीफिशेस हैं, एक्वेटिक एम्फीबियन हैं और एक्वेटिक इंसेक्ट हैं जो अमोनोटेलिक नेचर के हैं। बहुत सारी बोनीफिशेस हैं, एक्वेटिक एम्फीबियन हैं और एक्वेटिक इंसेक्ट हैं जो अमोनोटेलिक नेचर के हैं। अमोनिया as it is readily soluble in generally excreted by diffusion across the body surface or through gill surface as ammonium ion। कह रहा है अमोनिया रेडिली सॉल्युबल, अमोनिया बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस। अमोनिया बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है, इसको जर्नली बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू हम एक्सक्रीट कर देते हैं, और थ्रू गिल सरफेस एज अमोनियम आयन, और फिशेस में गिल सरफेस से हम अमोनियम आयन के फॉर्म में भी इसको बाहर निकाल देते हैं। अमोनिया जो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है इसको जर्नली बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, और फिशेस में गिल्स के थ्रू अमोनियम आयन के फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। अमोनिया के रिमूवल में किडनी कोई भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करती है। टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन नेसेसिटी द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया। टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन में जैसे जो भी चीज़ एनिमल जैसे लैंड वगैरह पे रहते हैं उनके लिए जो नाइट्रोजनस वेस्ट है सबसे जो कम टॉक्सिक होगा या लीस्ट टॉक्सिक होगा उसके लिए वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो लैंड पे रहते हैं, उनके पास इतना वाटर अवेलेबल नहीं होता है कि वो एक्सक्रीशन में बहुत ज़्यादा वाटर यूज कर सके। तो लिमिटेड वाटर जिसमें यूज होगा लीस्ट टॉक्सिक होगा वो, तो इसीलिए जो टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन वाले जो एनिमल होते हैं उनके लिए जो लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड उनका प्रोडक्शन ज़्यादा नेसेसिटी होता है जिससे वाटर कंजर्व हो सके। मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, मैरीन फिशेस मेनली एक्सक्रीटेड यूरिया कॉल्ड यूरियोटेलिक। कह रहा है मैमल्स
और कुछ टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन और मैरीन फिशेस। ठीक, देखो बोनी फिशेस जो हैं ये अमोनोटेलिक में थी, लेकिन जो मैरीन फिशेस हैं ये यूरियोटेलिक में हैं। तो ध्यान रखना, मैमल, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, मैरीन फिशेस ये एक्सक्रीट करती हैं यूरिया, इसको यूरियोटेलिक कहते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल कहते हैं। अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन दी लिवर। अमोनिया जो होता है, कह रहा है कि जब मेटाबॉलिज्म होता है हमारे लिवर में, जब मेटाबॉलिज्म होता है तो अमोनिया प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, जिसको हम यूरिया में चेंज कर देते हैं लिवर में ले जाकर। ऑफ दीज एनिमल्स एंड रिलीज इनटू द ब्लड विच इज फिल्टर्ड एंड excreted out by kidney. These animal release into the blood and filtered out. अब जैसे इसने अमोनिया को यूरिया में चेंज किया लिवर में, अब उस यूरिया को ब्लड में डाल दिया जाएगा और फिर वो फिल्टर करके किडनी के थ्रू जो उसको एक्सक्रीट कर दिया जाएगा यूरिया को। सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी retained in the kidney matrix of some of these animal to maintain a desired osmolarity। कह रहा कुछ अमाउंट में यूरिया जो है वो किडनी में रहेगा स्मॉल अमाउंट में, ताकि वो किडनी की जो ऑस्मोलरिटी है उसको मेंटेन किया जा सके। आगे इसके बारे में काफ़ी डिटेल में दिया गया है मैकेनिज्म, तो वहाँ समझेंगे अच्छे से। रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट excreted nitrogenous waste as uric acid in the form of pellet and paste with the minimum loss of water and called यूरिकोटेलिक एनिमल। ठीक है, अब यूरिकोटेलिक में कौन कौन आएगा? रेप्टाइल आएंगे, बर्ड्स आएंगे, लैंड स्नेल आएंगे और इंसेक्ट आएंगे। ये बॉडी से यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं पेलेट एंड पेस्ट के फॉर्म में। ठीक है, जैसे जो इंसेक्ट होती है और बर्ड होती है, बर्ड जो पॉची करती है ना, उसको पेलेट या पेस्ट बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि नाइट्रोजिनस वेस्ट उसमें यूरिक एसिड होता है, उसको एक्सक्रीट करती अपनी बॉडी से पेलेट या पेस्ट के फॉर्म में, जिसमें मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होता है, और इसको यूरिकोटेलिक कहते हैं। अब ये इसमें यही इस पूरे पैराग्राफ में तीन ही चीज़ें इंपॉर्टेंट था। अमोनोटेलिक में क्या क्या आता है, एग्जाम्पल ये इम्पॉर्टेंट है, बोनीफिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियन, एक्वेटिक इंसेक्ट। ठीक है, ये अमोनोटेलिक में था। यूरियोटेलिक में था मैमल, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, मैरीन फिशेस, ये था। और यूरिकोटेलिक में था रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल, इंसेक्ट। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में ये 3 पॉइंट इम्पॉर्टेंट था। अब आगे हम पढ़ते हैं। A survey of animal kingdom present a variety of excretory structure। कह रहा है जब हम एनिमल किंगडम का सर्वे हमने किया तो हमको दिखा कि बहुत वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट दीज स्ट्रक्चर आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म वेयर एज द वर्टिब्रेट हैव कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन कॉल्ड किडनी। कह रहा ज़्यादातर जो इनवर्टिब्रेट होते हैं दीज स्ट्रक्चर आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म, उसमें सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म स्ट्रक्चर होते हैं इनवर्टिब्रेट में। जितने भी इनवर्टिब्रेट होते हैं ज़्यादातर में उसमें सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म स्ट्रक्चर होते हैं, और जो वर्टिब्रेट होते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे किडनी कहते हैं। सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर मेंशन हियर, कुछ स्ट्रक्चर यहाँ मेंशन किया गया है। कुछ स्ट्रक्चर यहाँ मेंशन किया गया है। प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लेटीहेल्मिन्थेस फ्लैट वर्म में एग्जाम्पल प्लेनेरिया दिया है। कह रहा प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है, किसमें होता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस में होता है, रोटिफर में होता है, कुछ एनिलिड्स में होता है, एंड सिफेलोकॉर्डेट जिसे एम्फिऑक्सिस कहते हैं। ठीक, सिफेलोकॉर्डेट में भी होता है, जिसे एम्फिऑक्सिस कहते हैं।
इतने में पाया जाता है ये, इसको याद रखना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल किस में पाया जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाया जाता है, उसमें एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थीज में, फ्लैटवर्म में एग्जाम्पल है। प्लेटीहेल्मिन्थीज को मतलब फ्लैटवर्म भी बोलते हैं, तो इसमें एक एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाया जाता है। रोटिफर में पाया जाता है, कुछ एनिलिड में पाया जाता है, सिफेलोकॉर्डेट जैसे एम्फिऑक्सिस में भी पाया जाता है। प्रोटोनेफ्रीडिया आर प्राइमरीली कंसर्न विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन। प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो मेनली आयनिक और फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन या ऑस्मो रेगुलेशन के लिए पाया जाता है। नेफ्रीडिया आर दी ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन अर्थवर्म एंड अदर एनिलिड। कैरन नेफ्रीडिया जो है ये ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है अर्थवर्म में और दूसरे एनिलिड्स में। प्रोटोनेफ्रीडिया दूसरा चीज़ है, नेफ्रीडिया दूसरा है। तो प्रोटोनेफ्रीडिया है वो प्लेटीहेल्मिन्थीज, रोटिफर, एनिलिड्स एंड सब एनिलिड्स एंड सिफेलोकॉर्डेट जैसे एम्फिऑक्सिस में पाया जाता है। लेकिन नेफ्रीडिया जो है वो ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है जो अर्थवर्म में और अदर एनिलिड्स में पाया जाता है। नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन द फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। नेफ्रीडिया जो है ये नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है और फ्लूइड आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। मेलपिगियन ट्यूब्यूल आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच। मेलपिगियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है ज़्यादातर इंसेक्ट में, जैसे कॉकरोच। मेलपिगियन ट्यूब्यूल जो है वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है ज़्यादातर इंसेक्ट में, इंक्लूडिंग कॉकरोच, कॉकरोच को भी ले लो, कॉकरोच में भी पाया जाता है ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल। मेलपिगियन ट्यूब्यूल हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। मेलपिगियन ट्यूब्यूल जो है वो हेल्प करता है नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल में और ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन। कह रहा है एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड जो हैं ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती हैं जो क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन में पाई जाती हैं, ठीक है। एंटीनल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड पाई जाती हैं क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन में। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ से हम खुद के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन ह्यूमन द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर यूरेटर एंड ये यूरिनरी ब्लैडर एंड ये यूरेथ्रा। कह रहा है कि ह्यूमन में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम एक पेयर किडनी और एक पेयर यूरेटर और एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा से मिलकर बना होता है। हमारे जो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें 4 चीज़ें होती हैं। एक पेयर किडनी होती है, एक पेयर यूरेटर होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक यूरेथ्रा होता है। किडनी या रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। किडनी जो है वो रेडिश ब्राउन कलर की बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। किडनी की जो सिचुएशन होती है हमारी बॉडी में वो होती है लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर के बीच में, T12 L3 के बीच में पाया जाता है। लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर के लंबर वर्टिब्रा के बीच में पाया जाता है। क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी के क्लोज पाया जाता है, ठीक है। इन ईच किडनी ऑफ द एडल्ट ह्यूमन मेजर 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। किडनी की लेंथ जो होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है और 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। ये इम्पॉर्टेंट है सब। 10 to 12 लेंथ है, 5 to 7 विड्थ है, 2 to 3 थिकनेस है। एवरेज वेट जो है 120 to 170 ग्राम है। किडनी का एवरेज वेट 120 to 170 ग्राम होता है। टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी इज ए नॉच कॉल्ड हाइलम। कह रहा है सेंटर की साइड इनर कॉन्केव सरफेस पाया जाता है किडनी में, जो एक नॉच, किडनी में नॉच जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम हाइलम कहते हैं। किडनी के सेंटर में इनर कॉन्केव सरफेस पे
एक कॉनकेव सरफेस ऑफ किडनी एक नॉच पाया जाता है जिसे हाइलम कहते हैं, थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल एंड नर्व्स इंटर, जिसके थ्रू यूरेटर ब्लड वेसल नर्व्स इंटर करती हैं। जैसे ये इसमें फिगर में दिख रहा होगा, ये नॉच, ये देखो कॉनकेव सरफेस की तरफ नॉच पाया जा रहा है जिसको हम हाइलम बोलते हैं, ठीक है, इस नॉच को। अब इसी के थ्रू देखो यूरेटर, ये जो है नर्व ब्लड वेसल और यूरेटर सब कुछ इसी के थ्रू इंटर करता है, ठीक, तो वही लिखा है। इनर द हाइलम इज ए ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड रीनल पेल्विस। अब कह रहा है कि हाइलम के अंदर एक ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस पाया जाता है जिसको रीनल पेल्विस कहते हैं, ठीक, ये सब ध्यान देना। अब कह रहा है कि जो हाइलम है उसके अंदर, इनर टू दी हाइलम, हाइलम के अंदर एक ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस पाया जाता है जिसको रीनल पेल्विस कहते हैं, विद द प्रोजेक्शन कार्ड कैलिक्स, और उसमें कुछ प्रोजेक्शन भी पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं जिसको हम कैलिसेस बोलते हैं। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ कैप्सूल इनसाइड द किडनी, टफ कैप्सूल, जो आउटर लेयर होती है किडनी की वो टफ कैप्सूल होती है, और इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन, और किडनी के अंदर 2 जोन होता है, आउटर कॉर्टेक्स होता है, इनर मेडुला होता है। द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड, और जो मेडुला होता है ये कॉनिकल मासेस में डिवाइड होता है जिसको मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेस, जो कैलिस ये था उसके ऊपर ये मेडुला पाया जाता है, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेस, जो मेडुलरी पिरामिड है वो कैलिसेस के ऊपर प्रोजेक्टिंग होती हैं, रखी होती हैं या जुड़ी होती हैं। द कॉर्टेक्स एक्सटेंडेड इन बिटवीन द कॉर्टेक्स एक्सटेंडेड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड, जो कॉर्टेक्स मेडुलरी पिरामिड के बीच में एक्सटेंड करता है उसे रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टिनी बोलते हैं, उसको रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टिनी बोलते हैं। अब जैसे ये जो प्रोजेक्शन यहाँ दिख रहा है, ये वाला प्रोजेक्शन देखो, ये कैलिसेस है, ठीक, कैलिक्स है, एक को कैलिक्स बोलेंगे सिंगुलर है और प्रियुलर को कैलिसेस बोलते हैं। तो ये कैलिक्स है। अब इस पे जो ये प्रोजेक्शन पाया जा रहा है, ये जो पिरामिड की तरह ये जो पाया जा रहा है, ये है मेडुलरा, जिसको मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं, ये कैलिक्स के ऊपर पाया जा रहा है। अब कह रहा है ये जो कॉर्टेक्स रीजन है, ये वाला, ये कॉर्टेक्स रीजन जो मेडुलरी पिरामिड के बीच में है, ये वाला रीजन यहाँ इसके बीच में जो आ गया है, इसको रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टिनी बोलते हैं। जो कॉर्टेक्स रीजन मेडुलरी पिरामिड के बीच में आ जाता है उसको रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टिनी बोलते हैं, ठीक। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन। कह रहा हर किडनी में लगभग 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। ईच किडनी में, एक किडनी में, प्रत्येक किडनी में जो होता है नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। अगर दोनों किडनी को इंक्लूड कर देंगे तो 2 मिलियन हो जाएगा, ठीक। तो इसका ध्यान रखना, ईच किडनी पूछ रहा है या फिर बोथ किडनी पूछ रहा है। विच आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट। कह रहा है जो फंक्शनल यूनिट है किडनी की उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट, नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, एक ग्लोमेरुलस होता है, अरे यार प्रोनाउंसिएशन ही मेरा अजीब ही है, 2 पार्ट होते हैं, एक को ग्लोमेरुलस बोलता है और दूसरे को रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस जो होता है वो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज से बना होता है, जो बनता है एफरेंट आर्टीरियोल से। ग्लोमेरुलस इज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फाउंड बाय एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल जो है वो एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी बनाता है जिससे मिलके ग्लोमेरुलस बनता है। ये फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। अब जो ये एफरेंट आर्टीरियोल है ये एक रीनल आर्टरी की फाइन ब्रांच है। जैसे रीनल आर्टरी आई उसकी एक फाइन ब्रांच है जिसको एफरेंट आर्टीरियोल बोलते हैं। अब वो वही एफरेंट आर्टीरियोल एक कॉम्प्लेक्स टफ्ट लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, गुच्छे की तरह स्ट्रक्चर बना लिया जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं।
ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज कैरीड अवे बाय इफरेंट आर्टीरियोल। अब कह रहा है कि जो ग्लोमेरुलस से ब्लड है वो दूर कौन ले जाता है, इफरेंट आर्टीरियोल ले जाता है। एफरेंट आर्टीरियोल लाएगा और इफरेंट आर्टीरियोल दूर ले जाएगा। द रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद ए डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। अब कह रहा है जो रीनल ट्यूब्यूल होता है वो उसकी शुरुआत होती है डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। रीनल ट्यूब्यूल की शुरुआत होती है डबल लेयर्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। यहाँ आगे जो फिगर दिखाया गया है, यहाँ देखो जो गुच्छे टाइप का दिखाई दे रहा है, एफरेंट आर्टीरियोल से मिलके बना है, ये ग्लोमेरुलस हो गया। अब ये जो डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है बोमेन्स कैप्सूल। वही कह रहा है डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन कैप्सूल विच इंक्लूजेस द ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस को इनक्लोज करता है, सराउंड करता है ग्लोमेरुलस को। ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बोमेन कैप्सूल कॉल्ड मेल्पिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल। अब कह रहा है कि ग्लोमेरुलस और ये बोमेन कैप्सूल को एक साथ मिला के इसको हम मेल्पिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल बोलते हैं, ठीक है। The tubule continue further to form highly convoluted network proximal convoluted tubule। अब कह रहा है जो ये डी ट्यूब्यूल, ये जो रीनल ट्यूब्यूल है, पहले तो ये बनाया है ये बोमेन कैप्सूल। अब कह रहा है ये आगे चल के एक हाईली कॉन्वोल्यूटेड नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम पीसीटी बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलेंगे, ठीक है। पीसीटी ए हेयर पिन शेप्ड, फिर पीसीटी के आगे क्या बनाएगा, ए हेयर पिन शेप्ड हेलनेज लूप इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। अब पहले तो बोमेन कैप्सूल बनाया, फिर उसके बाद पीसीटी बनाया, अब एक और हेयर पिन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हेलनेज लूप बोलते हैं, वो नेक्स्ट पार्ट बनाता है ट्यूब्यूल का। इट हैज़ द, उसमें डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब पाया जाता है। हेलनेज लूप में एक डिसेंडिंग लिम्ब पाया जाता है और एक असेंडिंग लिम्ब पाया जाता है। यहाँ देखो है ये वाला लिम्ब जो दिख रहा है, ये लिम्ब डिसेंडिंग है, ये वाला असेंडिंग है हेलनेज लूप। अब क्या है, द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज एज अनदर हाईली कॉन्वोल्यूटेड रीजन कॉल्ड डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब कह रहा है जो असेंडिंग लिम्ब है वो आगे चल के एक और रीजन बना रहा है, जिसको जो हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर रीजन है, जिसको डीसीटी कहते हैं, जो डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसे बोलते हैं। द डीसीटीज ऑफ मेनी नेफ्रॉन ओपन इनटू स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। अब कह रहा है कि कई सारी डीसीटी मेनी नेफ्रॉन, बहुत सारी नेफ्रॉन की कई सारी डीसीटी मिल के एक स्ट्रेट ट्यूब में ओपन करती हैं, जिसको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन, कई सारे नेफ्रॉन की डीसीटी मिल के एक स्ट्रेट ट्यूब में ओपन होती हैं, जिसको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। मेनी ऑफ विच कन्वर्ज है, मेनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस थ्रू द मेडुलरी पिरामिड इन द कैलिसेस। कह रहा है मेनी ऑफ विच, अब बहुत सारी जो हैं ये कन्वर्ज एंड ओपन इनटू रीनल पेल्विस। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट हैं ये बहुत सारी मिल के कन्वर्ज होती हैं और ये रीनल पेल्विस में ओपन होती हैं थ्रू मेडुलरी पिरामिड इनटू द कैलिसेस। मेडुलरी पिरामिड से होते हुए ये कैलिसेस से होते हुए रीनल पेल्विस में ओपन करती हैं कलेक्टिंग डक्ट मिलके सारी। अब आगे क्या है, द मेल्पिगियन कॉर्पस्कल पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। कह रहा है मेल्पिगियन कॉर्पस्कल जो है पीसीटी और डीसीटी, मेल्पिगियन कॉर्पस्कल में दो चीज़ आ गया, बोमेन कैप्सूल आ गया और ग्लोमेरुलस आ गया। पीसीटी डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन कॉर्टिकल रीजन। ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल, पीसीटी डीसीटी ये कॉर्टिकल रीजन में पाया जाता है किडनी के, लेकिन जो लूप ऑफ हेनेलेज होती है वो मेडुला रीजन में डिप करती है। इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन लूप ऑफ हेनेलेज इज टू शॉर्ट एक्सटेंडेड ओनली लिटिल वेरी लिटिल टू द मेडुला। कह रहा ज़्यादातर नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हेनेलेज होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, जो मेडुला के में बहुत बहुत
मतलब बहुत कम ही वो एक्सटेंड करती हैं। जब छोटी रहेंगी उसकी हेनलेज लूप तो जाहिर सी बात है कम ही दूर तक जाएगा वो मेडुला में। सच नेफ्रॉन इज कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ऐसे नेफ्रॉन को जिनका हेनलेज लूप बहुत शॉर्ट होता है वैसे नेफ्रॉन को कॉर्टिकल नेफ्रॉन हम कहते हैं। इट इज़ सम ऑफ नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनलेज इज़ वेरी लॉन्ग, और कह रहा है कुछ ऐसे नेफ्रॉन होते हैं जिनकी लूप ऑफ हेनलेज बहुत लॉन्ग होती है, वो मेडुला रीजन में डीप अंदर तक बहुत अंदर तक डिप करती है। दीज नेफ्रॉन आर कॉल्ड जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन, ऐसे नेफ्रॉन को जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। लेकिन जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है वो ज़्यादा नंबर में होता है, लगभग 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है और 15% ही होता है जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जो होता है लूप ऑफ हेनलेज बहुत शॉर्ट होती है, जो बहुत थोड़ी दूरी तक मेडुला में डिप करती है। लेकिन जो जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन है इसमें लूप ऑफ हेनलेज जो होता है वो बहुत लंबा होता है, जिससे वो बहुत दूर तक मेडुला में डिप करता है। ठीक, द इफरेंट आर्टीरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म ए फाइन कैपिलरीज नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल कॉल्ड पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अब कह रहा है जो इफरेंट आर्टीरियोल है इमर्जिंग फ्रॉम ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस से इफरेंट आर्टीरियोल निकल रही थी, ये फाइन कैपिलरी नेटवर्क वो एक पतला सा कैपिलरी का नेटवर्क बनाती है रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड कैपिलरी का नेटवर्क बनाती है, जिसे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं। ए माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन पैरेलल टू द हेनलेज लूप फॉर्मिंग यू शेप वाशा रेक्टा। अब कह रहा है एक माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन पैरेलल टू द हेनलेज लूप, एक बहुत पतली सी जो वेसल होती है वो हेनलेज लूप के पैरेलल में रन करती है, जिसको हम वाशा रेक्टा कहते हैं। इसी की पेरीट्यूबुलर कैपिलरी की एक माइन्यूट वेसल है जो रन करती है हेनलेज लूप के पैरेलल में। अगर हेनलेज लूप के पैरेलल में रन करेगी तो उसको वो यू शेप की दिखाई देती है, जिसको हम वाशा रेक्टा कहते हैं। वाशा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब कह रहा है वो जो वाशा रेक्टा होता है ये एब्सेंट होता है या फिर बहुत हाईली रिड्यूस होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन हमने पढ़ा था ना उसमें कह रहा है वाशा रेक्टा जो है या तो एब्सेंट होगा या फिर बहुत हाईली रिड्यूस बहुत कम होगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, क्योंकि जैसे हेनलेज लूप से ही पैरेलल जो होगा कैपिलरी उसी को हम वाशा रेक्टा बोल रहे हैं। अगर हेनलेज लूप बहुत छोटा होगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, जैसे हेनलेज लूप बहुत छोटा होता है तो उसमें जब हेनलेज लूप ही इतना छोटा है तो उसमें वाशा रेक्टा या तो होगा तो बहुत कम होगा, नहीं तो एब्सेंट होगा। आज इतना ही रखें, हाँ आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। बहुत शोर होने लगता है, कोई नहीं क्या कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, आप लोग अपना ध्यान रखना।